माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम रसायन विज्ञान के तहत एक महत्वपूर्ण अध्याय कार्बन पाठ को पढ़ेंगे। कार्बन जितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण ये पाठ आपकी परीक्षा के लिए भी है। आज हम कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन के यौगिक, हाइड्रोकार्बन, संरचना सूत्र, इन सब से संबंधित तथ्यों की जानकारी हासिल करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके विभिन्न पहलुओं की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो कार्बन के बारे में जानें कि कार्बन एक तत्व है और तत्वों को सामान्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है, धातु अधातु। एक उपधातु का भी वर्ग होता है, तो कार्बन अधातु है। कार्बन का संकेत ही है, परमाणु संख्या इसकी 6, परमाणु द्रव्यमान 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर KLMN में लिखे तो इस तरह से होता है 2 और 4, या SPDF के रूप में लिखे तो 1:2, 2:2 and 2p2। इसकी संयोजकता 4 होती है। अधातु, आप शुरुआत में पीछे कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि कार्बन के 2 अपरूप हैं। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन हैं? हीरा और ग्रेफाइट। इस अध्याय में, इस कक्षा में आप इसके एक और अपरूप के बारे में जानेंगे और कार्बन का तीसरा अपरूप फुलेरिन कहलाता है। फुलेरिन, यहां पर कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, तो इसके बारे में भी आप जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कार्बन का महत्व क्या है। हम जितनी भी सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, सौंदर्य प्रसाधन हो, जो वस्त्र हैं, जितने भी कपड़े हम पहनते हैं, उन सब में कार्बन है। पहचान क्या होती है? किसी भी पदार्थ को आप जला दीजिए और जलाने के बाद यदि उसमें काला अवशेष बच जाता है तो समझिए कि उसमें कार्बन है। तो इस प्रकृति में अधिकांशतः तत्वों में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुतायत मात्रा में होती है। हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, कागज, कलम, पेंसिल, स्याही, दवाई, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, अपमार्जक, जितने भी तेल का प्रयोग करते हैं, खाद्य हो या शरीर में लगाने वाला तेल हो, क्रीम, इत्र, गोंद, रंग, पेंट, पॉलिश, प्लास्टिक, पेय पदार्थ, परिरक्षक जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, इन सब में कार्बन के यौगिकों का प्रतिदिन हम उपयोग करते हैं। इसके अलावे धातुओं की जो बनी हुए वस्तुएं हैं, जैसे थाली है, गिलास है, प्लेट, चम्मच, साइकिल, मोटरसाइकिल, मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं, घड़ा, चाय पीने की प्याली, कुल्हड़, कांच की बनी वस्तुएं, इन सब में कुछ न कुछ मात्रा में हम कार्बन अथवा कार्बन के यौगिकों का उपयोग करते हैं। सुबह से शाम तक कार्बन के यौगिकों का उपयोग हम करते हैं। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुतायत मात्रा में है। जितने भी तत्व हैं उनके यौगिकों की संख्या एक तरफ कर दी जाए और कार्बन के यौगिकों की संख्या एक तरफ हो तो सभी तत्वों को पछाड़ करके कार्बन के यौगिकों की संख्या सबसे अधिक 50,000 यौगिक भी हो सकते हैं इसके। इसलिए कार्बन को हम बहुमुखी तत्व कह सकते हैं। सर्वतोन्मुखी तत्व के नाम से, सार्वभौमिक तत्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें कारण है, इसके तत्वों की संख्या अधिक क्यों होती है या इसको सार्वभौमिक तत्व क्यों कहा जाता है? तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस तरह से। और कार्बन अपने साथ कार्बन के यौगिकों को जोड़ देता है और
आबंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। अपने साथ भी कार्बन कार्बन से भी जुड़ता है और कार्बन दूसरे तत्वों के साथ हाइड्रोजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, नाइट्रोजन से जुड़ता है, हैलोजन से जुड़ता है, उनके साथ भी मिल करके ये बॉन्ड बनाता है। इसलिए इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक मानी जाती है, होती भी है। आगे देखते हैं इसके बारे में। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, और वह प्रश्न है कि कार्बन प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? तो भूपर्पटी पर पाया जाता है। भूपर्पटी पर कार्बन पाया जाता है। कितना आपको पता होगा? 0.02%। और वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल में ये कार्बन CO2 के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। वायुमंडल में कार्बन ऐसे नहीं पाया जाता, यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03%, और भूपर्पटी पर तो ऐसे ही पाया जाता है। तो ये आंकड़ा, ये डेटा आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। भूपर्पटी में कार्बन 0.02% और वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03%। यहां पर हमने कार्बन के यौगिकों को कुछ लिखा है जो कि आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है। कुछ यौगिक हैं जैसे एसिटिक अम्ल, ये उसका अणुसूत्र CH3COOH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एथेनॉल C2H5OH, मेथेन CH4, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन CH4। अभी आप आगे देखेंगे। इनके गलनांक और क्वथनांक दिए गए हैं केल्विन में, इसको याद कर लेना है क्योंकि ये सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। अब कौन पूछ देगा, इसलिए आपको पूरा याद रखना है। यही NCERT में दिया हुआ है, इससे अधिक नहीं आता है, इससे अधिक नहीं सवाल पूछा जाता है, इसी में से पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे इसको। हाँ, यदि डिग्री सेल्सियस में कहे तो इन सब में क्या करना होगा? 273 घटाना पड़ेगा। केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाएंगे, सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर देते हैं। तो ये आप याद कर लेंगे। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है? दो तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। तो कार्बन यही बॉन्ड क्यों बनाता है? इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आते हैं। कार्बन 6 परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वही इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन खोता है, त्याग करता है तो धनायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है। तो कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन खो करके, ये कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये धनायन बना सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है। दोनों ही परिस्थितियां कार्बन के लिए कष्टदायी हैं। दोनों ही परिस्थितियों को प्राप्त करना कार्बन के लिए बहुत कठिन है। 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, यह कार्बन के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बहुत हानि होती है। ऊर्जा के दृष्टिकोण से यह बहुत कठिन है। 6 इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 4 इलेक्ट्रॉन को खो देना या 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेना, यह बहुत कठिन है। इसमें ऊर्जा की बहुत हानि होगी दोनों ही परिस्थितियों में।
तो ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए कार्बन अपने साथ या अपने जैसे ही अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझेदारी करता है और सह संयोजक बंधन बनाता है। कैसे करता है इसको भी हम देख लेते हैं। साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कैसे होते हैं? जैसे मान लें कि हाइड्रोजन है H2, तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के नजदीक अक्रिय गैस हीलियम है और हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। तो हाइड्रोजन अपने ही जैसे हाइड्रोजन से साझेदारी करता है। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और यह हाइड्रोजन H2 बनता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इन 7 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम डॉट से दर्शा देते हैं। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। कोई तत्व इसीलिए प्रतिक्रिया करता है, किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए, उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो क्लोरीन अपने ही जैसे एक दूसरे परमाणु के साथ साझेदारी करता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका यदि ये मिल जाए इसमें तो इसके 8 हो जाते हैं, और इसका भी एक मिल जाए तो इसके भी 8 हो जाते हैं। अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इनके बीच हो रही है, इसलिए एक लकीर द्वारा दिखाया गया है, एक चिन्ह। एक चिन्ह हो तो सिंगल बॉन्ड, यदि 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो ट्रिपल बॉन्ड। बस यही सहसंयोजक यौगिक में 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। इस प्रकार क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके Cl2 का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के बारे में देखा जाए तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। छह इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम दर्शा देते हैं। अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन अपने ही जैसे एक दूसरे ऑक्सीजन से ये साझेदारी करता है, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तब इसके 8 पूरे हो जाते हैं और इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, और इस प्रकार ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और O2 का निर्माण करता है। इस तरह से हम नाइट्रोजन के बारे में यदि देखें, N2 कैसे बनता है, यह भी साझेदारी के द्वारा बनता है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। 4 पर तो दोनों बातें होती हैं, 4 त्याग भी सकता है, 4 ग्रहण भी कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। यहां भी एक नाइट्रोजन, यहां भी एक नाइट्रोजन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है इसके साथ, तो आप गिनती कर लीजिए तो 8 डॉट दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके साथ इसकी
साझेदारी देखें तो इसके लिए भी 8 हो जाते हैं। अर्थात ये नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके यौगिक बनाता है। अब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो 3 लकीर दिखाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं इसको, त्रिबंधन या त्रियाबंध, और इस प्रकार N2 का निर्माण होता है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सबको हम देख रहे हैं। जल का निर्माण कैसे होता है उसको भी देख ले। H2O वो भी साझेदारी के द्वारा बनता है। ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, क्यों 2 हाइड्रोजन आते हैं इसके लिए भी कारण आप देख लेंगे। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिख दें, तो हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। वो हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, तो ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करके ये अपना पूरा कर लेता है हीलियम जैसा, ये हाइड्रोजन भी। लेकिन ऑक्सीजन को बाहरी कक्षा में जो 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है। अब इस प्रकार ये बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, तब ये H2O का निर्माण होता है। अब यहां पर आप एक चीज और समझ लीजिए कि ऑक्सीजन के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहां पर जोड़े के रूप में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लिए हैं, साथ में है लेकिन साझेदारी में ये भाग नहीं लिए हैं। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी। इसी तरह से निर्जन जोड़ी का एक और उदाहरण आपके लिए, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये कैसे बनता है? नाइट्रोजन जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अब इनको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो यदि ये हाइड्रोजन से साझेदारी करें तो एक हाइड्रोजन से साझेदारी करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एक हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर एक हाइड्रोजन से तीसरा इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का काम यहां पर पूरा हो जाता है, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका मिल जाता है। अब नाइट्रोजन के लिए यदि गिनती करें तो 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ये साझेदारी के द्वारा देखें, नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। इस प्रकार ये बनता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां बच गए जो कि साझेदारी में भाग नहीं लिए, तो यही है निर्जन जोड़ी। इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी इसे कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिकों के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की वैसी जोड़ी जो साझेदारी में हिस्सा नहीं लेती है, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी कहलाती है। अब मेथेन का उदाहरण लेते हैं। CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को ब्लैक से दर्शाया गया है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रीन से दर्शाया गया है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया, उसी तरह से ये हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया। इस प्रकार बनता है कार्बन, और 4 हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार CH4 मेथेन का निर्माण होता है। ये मेथेन की संरचना है।
मीथेन एक प्रमुख ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन को माना जाता है। बायोगैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, इसका एक प्रमुख अवयव मीथेन है। इस प्रकार कार्बन साझेदारी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा सहसंयोजी आबंध बनाता है, लेकिन इनके बीच का जो अंतराणविक बल होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है, और जहां पर कमजोर आकर्षण बल होगा उसको तोड़ने में आसानी होती है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, जबकि इसके विपरीत आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल प्रबल होता है। अब हम कार्बन के अपरूपों की चर्चा करते हैं। कार्बन के अपरूप मुख्यतः हीरा और ग्रेफाइट। तीसरा अपरूप हमने बताया फुलेरिन के बारे में। तो कार्बन का अपरूप हीरा, जिसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी 3 डायमेंशनल संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय हेक्सागोनल व्यू बनता है, और प्रत्येक आबंध डबल बॉन्ड होता है, द्विआबंधी होती है। याद रखने वाली बात, सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, चिकना होता है, मुलायम होता है। और कार्बन का तीसरा अपरूप फुलेरिन, जिसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। कार्बन का एक अन्य अपरूप है फुलेरिन। सर्वप्रथम C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। सबसे पहले यही मिस्टर फुलर ने इसको बका था, मैंने कहा था, मिस्टर फुलर ने इसके बारे में बक दिया था, इसलिए बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसे फुलेरिन कहते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। आपके सवाल पूछे जा सकते हैं इन तीनों में से सर्वाधिक कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा है। विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट, और फुटबॉल जैसी संरचना तो फुलेरिन की। इसको आपको मुख्य बातों को याद रखना होगा। इस टॉपिक के अंत में एक प्रश्न है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी? 2 अंक का यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अर्थात CO2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे हम दर्शाएंगे? CO2 एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन। कार्बन जिसके 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से दर्शा रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन, इस तरह से ऑक्सीजन को पहले लेते हैं। यहां पर इसको ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन, थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं ताकि दिखाई दे बढ़िया से। CO2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, उत्तर में आपको इसी तरह से लिखना होगा। इस तरह की आकृति बना लेते हैं, और ये देखिए ऑक्सीजन का अष्टक पूरा। उसी तरह से यहां से यदि इसको मिला दे तो ये ऑक्सीजन का अष्टक पूरा,
यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। फिर इन दोनों के बीच इस तरह से कार्बन का भी अष्टक पूरा हुआ। इस तरह से आप देख ले, मिला ले, ऑक्सीजन के भी और कार्बन के भी। दोनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं साझेदारी के बाद, और कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं साझेदारी के बाद। यही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के लिए इधर 4 और इधर 4, ऑक्सीजन के लिए भी 4 और 4 8। इस तरह से यही है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब इसके आगे यदि आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इसलिए डबल बॉन्ड। फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ये जरूरत नहीं है, इसका आंसर बस इतना ही है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार प्रश्न है ये। सल्फर 8 के परमाणुओं के, सल्फर 8 यानी सल्फर के 8 परमाणुओं से बने हुए सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी, कैसे बनाएंगे? बड़ा ही मजेदार प्रश्न। सल्फर के 8 परमाणु लिए जाते हैं इसमें, कैसे लिए जाते हैं इसको आप देखिए, अभ्यास कीजिए और सीखिए। सल्फर, सबसे पहले तो यहां देख लें कि सल्फर के परमाणु संख्या 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6। सल्फर बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और 8 परमाणुओं को लेना है। कैसे इसको व्यवस्थित करते हैं? इस तरह से, इस तरह से हम सल्फर के परमाणुओं को एडजस्ट करते हैं। एक दो बार के अभ्यास से आप इसको सीख जाएंगे। ये 8 परमाणु हो गए सल्फर के, और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन सब में दर्शाना है। कैसे इसको दर्शाएंगे वो भी देख लें। 2 इलेक्ट्रॉन इसके दर्शाए गए, सबका पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम दर्शा दें। सबके 2 इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया। सब में अभी कितने बाकी हैं? 4 बाकी हैं। तो 4 को किसी तरह से भी आप लिख दीजिए। अब इसका 6 पूरा हो गया, इसका भी 6 पूरा, इसके लिए भी, अर्थात सभी सल्फर के परमाणुओं को हम 6 इलेक्ट्रॉन चित्र में दर्शा दिए। हमें अष्टक पूरा कराना है सबका, अर्थात इसका भी 8 होना चाहिए, इसका भी 8 होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, और इस तरह से ये साझेदारी करेगा, इस तरह से ये बंध बनाएगा। ये सल्फर, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को लेकर के ये इस तरह से साझेदारी करेगा। उसी तरह से ये सल्फर, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक उसी तरह से आपको जोड़ते जाना है। अब गिन ले सभी सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं। यहां पर देखें 4 5 6 7 8, इसके लिए 2 2 4 2 6 2 8, इसके लिए 2 और 4 6 2 8। इस तरह से हम देखते हैं तो ये सल्फर का ये जो संरचना बनती है ये रिंग संरचना हो गई।
अंगूठी जैसी संरचना बनती है। तो इस प्रकार सल्फर के 8 परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इस तरह से बना सकते हैं, और यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। इतना तैयार कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।